बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं महरीन सदैन साहिबा और आज हम बात करेंगे लाहौर में पेश आए वाकया की, जिसमें डिलीवरी बॉय को डंडों के वार से कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद से ये केस अब तक हाई प्रोफाइल केस की सूरत इख्तियार कर चुका है। हर गुजरता दिन इस केस में कोई ना कोई नए इंकशाफात लेकर आता है। अब लेकिन इस केस की जो गुत्थियां हैं वो सुलझना शुरू हुई हैं और अब ये केस अपने मंतकी अंजाम तक बढ़ रहा है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कल इस वक्त तक मुल्जमान जेल की सलाखों के पीछे हों, क्योंकि इस वक्त उनका फिजिकल रिमांड चल रहा था। लेकिन कल उनको जब अदालत में पेश किया जाएगा तो पुलिस की कोशिश होगी कि उनका फिजिकल रिमांड हासिल किया जाए। लेकिन ये अब अदालत पे इन्हसार करता है कि वो मुल्जिमान का फिजिकल रिमांड अलाउ करती है या फिर उनको जेल भेजने के अहकामात जारी करती है। इसमें 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, जिसमें फ़रहान और उसके अलावा उनकी अहलिया आमिना। इस केस को लेकर बड़ी जो है तनाज़ात भी खड़े हुए, बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई और उसके अलावा कुछ हक़ाइक़ भी सामने आए। बड़े पहलू हैं जिनको महरीन सैफ्तैन और मैं मुख्तलिफ एंगल्स के साथ मुसलसल कवर कर रहे हैं और इसका मकसद किसी की किरदार कुशी करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि वो हकाइक जो अवाम के सामने आने चाहिए वो सारे आपके सामने रखने हैं। क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी इस केस को लेकर बड़े कंसर्न्स हैं और वो यही समझते हैं कि इस केस में रईस के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन इस केस के पीछे भी कुछ कहानियां छुपी हैं, वो क्या है वो हम महरीन से जानेंगे। महरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अब तक, यानी कि लास्ट 24 अगस्त को ये कत्ल हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक ये तकरीबन 32 डेज का वक्त बन रहा है। अब तक क्या आपने इस केस को समझा है? किस तरफ ये केस जा रहा है? क्या आपने देखा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम फ़याज़। अच्छा फ़याज़, बिल्कुल आपने जैसे कि कहा कि एक बड़ा हाई प्रोफ़ाइल केस बन गया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है वो इसे बहुत गौर से देख रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम मुल्क से दूर होते हैं तो हम और ज़्यादा अपने मुल्क को याद करते हैं, अपने मुल्क में होने वाली हैपनिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। कोई अफ़सोसनाक वाक़या हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है और जुड़ जाते हैं वो, जिस तरह एक घर के अफ़राद जो होते हैं बिल्कुल उस तरह से वो जुड़ जाते हैं। बहुत क्वेरीज़ आ रही हैं मुझे और मैं आपको बताऊँ कि ये केस जो है ना, एक तो अनलकीली और सैडली हमारे मुल्क में केसेस का जो अंजाम होता है वो बड़ा ही बुरा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक स्टोरी बताई थी, उसका क्या अंजाम है कि लोग जो है उसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं। या फिर आप देखिए कि सारा के जो वालिद हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की नूर मुकद्दम के वालिद के साथ, और मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतनी प्यारी, खूबसूरत, पढ़ी-लिखी लड़की जो है ऐसे हाथों से निकल गई, जिन्होंने उन हाथों में उन बच्चों को पाला है, उन बच्चियों का एक-एक ज़िंदगी का लम्हा माँ-बाप के लिए, आप यकीन करें, ये जब साइकिल उल्टा हो जाता है ना, एक तो हमें पता है कुदरत का निज़ाम है कि पहले माँ-बाप जो जाते हैं, फिर औलाद जाती है, ज़्यादा यही होता है। अगर जब उल्टा होता है ना ये सिस्टम, ये बड़ा ही तकलीफ दे। मैं तो कहती हूँ माँ-बाप बेचारे जीते जी मर जाते। उनकी ज़िंदगी समझिए खत्म हो गई। अब हमारे यहाँ पे सैडली जिस तरह को आप देखिए, इतने पढ़ी लिखी फैमिली है, बाहर के मुल्क में रहते हैं, पैसा भी है, ताल्लुकात भी है, उसके बावजूद वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जज साहिबान से कि इसका नोटिस लिया जाए। कुछ हमें समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं मैं जिस पेशी पे जाता हूँ तो आगे से वो कभी वकील नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी गवाहान जो है वो वेट करते रहते हैं, विटनेसेस जो है उनको मतलब लटकाया जा रहा होता है और इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अल्लाह ना करे अब इस केस के साथ ऐसा हो, अल्लाह करे कि अंजाम को पहुंचे। अब इस केस में जो मैं चीजें देख रही हूँ ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि होगा क्या। होगा ये कि जनाब, अभी कुछ दिनों के बाद जिस तरह फरहान का भाई जो है उसे उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, इसी तरह फरहान की बीवी को भी छोड़ दिया जाएगा। और फरहान जो है वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा और लेना भी चाहता है वो, ताकि बाकी सबको पहले वो बचा सके। पहले तो वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेगा। जब सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा, उसके बाद जब इसे जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और जो भी अदालती कार्रवाइयां और सब कुछ होंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ अरसे के बाद जब ये मामला दब जाएगा ना, तो फिर ना मुझे खबर होगी ना आपको खबर होगी और काम हो जाएगा। क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उनका वो परेशान है। आपको पता है वो मेरी और आपकी वीडियो से आइडियाज लेते हैं, और जो कुछ एक अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो से वो आइडिया लेते हैं कि अच्छा ये केस यहाँ पर पहुंचा। वो परेशान होते हैं। मुझे आज एक सवाल किया किसी ने कि आपने वो जो बोला था, तो वो आपने जो बोला वो उसके पीछे आपकी क्या सोर्स है। मैंने कहा आप मुझे बताएं क्या हुआ क्या। कहते हैं कि वो उनके जो भाई हैं वो परेशान थे कि ये तो हमें पता ही नहीं।
तो ये वो बता रही हैं। तो मैंने कहा कि देखो वो बेचारे यानी अपने ही केस के बारे में वो नहीं जानते, अनजान है। तो मेरी हमदर्दी है उनके साथ, अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलाए, उनका बेटा गया है। चाहे हम देखें, हम लोग फौरन मॉरल पुलिसिंग शुरू कर देते हैं, जी गुनाहगार फलाना ये वो, हमें नहीं पता हम कितने गुनाहगार हैं। तो मसला ये है कि उसको जिस तरह से मारा गया ना, मैं अपने आप को वहां रख के देखती हूँ, तो खुदा ना खास्ता अपना कोई भी बच्चा हो, गलतियां हो जाती हैं किसी से, कोई भी बच्चा हो, उसकी अगर ऐसे खुदा ना खास्ता जली हुई लाश आए, चाहे उसने कोई कितना ही बुरा कुछ ना किया हो, नहीं बर्दाश्त होती है प्याज भाई। दिस इज टू मच। दिस सही इज बात हाइट ऑफ क्रूरटी जो इस शख्स ने किया है। इस शख्स ने जुल्म की इंतहा की है। मुझे तो अभी कोई बता रहा था कि बल्कि बुशरा शकील मुझे हाँ बुशरा शकील ने मुझे बताया कि ये तो यहाँ के बाकायदा गुंडे हैं। ये कौन सी वो जो आपकी जगह है ग्वाल मंडी के, ये जो दो भाई हैं, मुझे उसने बताया कि तो यहाँ के गुंडे हैं। तो इसने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, उसने ये अपने जंगलीपन दिखाया। भाई गुस्सा था, ठीक है, दो चार लगा देते, बात खत्म करते। मार भी दिया, जिंदा को तुमने जला भी दिया। हमारी तो जो इत्तलात है वो सांसें ले रहा था, तुमने जला भी दिया। भाई तुम कौन इंसान? जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इंसाफ कौन देगा असल में? बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। जैसे हम यहाँ पे मॉरल लोगों को फौरन तौर पे हम लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हैं कि वो ये कर लेते, वो कर लेते। ठीक है, इंसान से गलतियां होती हैं जिंदगी में, हमसे भी होती हैं, हर किसी से होती हैं। इंसान खताओं का पुतला है। तो जब गलती हो गई, तो उसमें ना तो मुझे कोई इख्तियार है, ना ही आपको कोई इख्तियार है, ना ही फरहान को कोई इख्तियार है, ना ही किसी दूसरे शख्स को, कि वो कानून को अपने हाथ में ले, अपनी अदालत लगाए और खुद ही सजा सुनाए, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट भी कर दे। तो ये कहीं का कोई भी कानून इजाजत नहीं देता। जैसे जो पुलिस के तफ्तीशी अफसर हैं, जो राणा साहब हैं, वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर वो इनको तंग कर रहा था और वो इनको ये उनको धमकियां लगा रहा था, वो इनसे तंग थे, उससे तंग थे, तो इनको ना के मुल्जिम बनना चाहिए था, बल्कि इनको मुद्दई बनना चाहिए था, इनको कंप्लेनेंट बनना चाहिए था, ताकि इनका जो मामलात हैं वो आज हथकड़ियों में ना जकड़े होते। हमारे यहाँ की ये मेंटेलिटी नहीं है। हमारे यहाँ हम बड़े फन्ने खान हैं, हमारी बड़ी इज्जत और आबरू है। बताए ना कहाँ गई उस शख्स की इज्जत और आबरू? वो जो अपनी इज्जत और आबरू को अपनी मूछें मड़ोड़ रहा था, दिखा रहा था, ताव दिखा रहा था कि मैं बड़ा इज्जत वाला हूँ है। और मेरी की इज्जत के साथ जो वो समझता है कि अगर कोई बात हुई है तो उसने अपनी इज्जत का बदला यूं लिया कि हम हमारी इज्जत पर आए जिसकी वजह से हम उसका ये हाल करते हैं। तब कोई उस अक्लमंद से पूछे कि अब तुम्हारी इज्जत की क्या धज्जियां उड़ी हैं, वो बात जो शायद घर के अंदर दब जाती, वो जो बदनामी ना होती, वो जो तुम्हारे बच्चों को इस कर्ब से ना गुजरना पड़ता, वो जो ना सोचते और देखते और लोगों से सुने कि हमारे माँ बाप के साथ ये हुआ, अच्छा हमारी माँ ये थी, अच्छा हमारा बाप ये है, वो बेचारे किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? तो ये सब कुछ करना होता अगर तुम ये अपनी फन्ने खानी ना दिखाते। अब मैं आपको जरा बताऊं, जैसा आपने पूछा किस केस में अभी तक क्या क्या हुआ है। देखिए फैज भाई, शुरू में तो हमने सारी चीजें बता दी कि क्या हुआ, किस तरह से वो पकड़े गए, किस तरह से इन्होंने इकरार किया। अब इसमें जो बड़ी तीन चार चीजें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो यही फरहान जो पहले कह रहा था कि मैंने मारा, गलती से मर गया, मैं लेकर गया, मैंने जलाया, मैं था, अब ये बिल्कुल इसने वानिटी का एंगल चेंज किया और इसने कहा कि मैंने तो इसको मारा नहीं है। असल में तो ये मेरे घर आया था डकैती की नियत से, इसके साथ दो लड़के और थे। मैंने इसको घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, मैंने दरवाजा बंद कर लिया और मैंने इसको थोड़ा सा मारा, मैंने फिर जाने दिया। ठीक है, अब ये कहता है मारने वाले जलाने वाले वो दो लड़के थे। असल में वो दो लड़के गवाह बनने जा रहे हैं, बल्कि गवाह के तौर पे अब वो एक पुलिस के पास दो गवाहान है, विटनेसेस हैं। ये एक तरह से उनको डराने का भी हरबा है कि तुम मुझे करोगे तंग तो तुम बुरे फंसोगे। दूसरा ये कि इसके वकील ने जाहिर सी बात है इसको समझाया है, बताया है, और पता ही है इसको भी, ये बड़ा तेज है, बड़ा शातिर है। मैं इसकी चालिए जरा भी आगे बताती हूँ। इस शातिर इंसान ने पहले मीडिया के सामने जो बोलना था बोल दिया, वकील ने समझा दिया, अब इसे बिल्कुल एंगल चेंज कर लिया। चाहे तुम कितने ढीठ होगे, कितने ढीठ होके तुम सारी मीडिया के सामने मानते रहे, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारा अदालती निजाम क्या है। तुम्हें पता लग गया, तुमने फौरन एंगल बदल लिया। जब तक जज के सामने स्टेटमेंट ना दी हो, इसने भले पूरी दुनिया के सामने इकरार किया हो, तो वो तुम्हारी स्टेटमेंट का जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पता है अब ये गेम खेल रहा है कि अब मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, नंबर वन। फिर उसके बाद इसकी बीवी जो है उसने भी अब अपना स्टेटमेंट, मैंने सुना है कि वो बदल लिया है। अब होता क्या है, जहां पे इसने ये चीजें बदली, देखिए कहते हैं ना कोई जो मुजरिम होता है ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इसने भी बहुत से सुराग छोड़े। अब वो सुराग जो है ना वो पुलिस के हाथ लग रहे हैं एक एक करके। उनमें से एक तो यूट्यूबर्स को मैंने सुना, लेकिन मैंने से जब कंफर्म किया तो उसमें इतनी कोई सॉलिड बात नहीं थी कि ये खातून जो है इसकी गोद में एक बच्चा था और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि ये बच्चे को भी साथ लेकर गया। तो लोगों ने कहा जी बच्चे को कौन लेके जाता है अगर लाश हो साथ, ठीक है ना, ये कम से कम हाँ, माँ को पता था।
लेकिन फिर वही हमारी बात हो रही थी, फयाज रामे मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि बड़ा शातिर मुलजिम है जिसको पता था कि मुझे पुलिस रोक सकती है, लेकिन जब बीवी देखेगी और बीवी के साथ बच्चा देखेंगे तो फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन वही हाँ, चीज जो है उसके लिए एक बड़ा सबूत इसलिए बन जाएगी क्योंकि कानून के मुताबिक अगर जिस जगह पर लाश पड़ी थी उसके इर्द गिर्द अगर ये गाड़ी किसी भी सीसीटीवी कैमरे में आ गई ना, तो फिर ये बुरा फंस जाएगा। ये जितना मर्जी कह ले कि मैंने कत्ल नहीं किया, अगर ये गाड़ी उस बॉडी के इर्द गिर्द कहीं भी नजर आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये कातिल है। अब इन्होंने, पुलिस ने जो बड़ा काम किया, जो कि बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने ये किया है कि सेफ सिटी वालों से उन्होंने राब्ता कर दिया है। उन्होंने सेफ सिटी से कहा है कि हमें पूरी उस दिन की फुटेजेस रात की चाहिए लाहौर शहर की। और आपको पता ही है कि लाहौर सिटी के अंदर तो सेफ सिटी के कैमरास बहुत जबरदस्त है, मतलब नो डाउट। हमें कोई चीज अच्छी है तो हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, और मैंने सेफ सिटी का पूरा सेटअप देखा हुआ है। और मैं कहती हूँ कि बहुत जबरदस्त है, एक्सीलेंट है, सिर्फ गुड नहीं है, एक्सीलेंट है। उसमें उनके ऑफिस में छत से लेकर जमीन तक बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं, और इतना क्लियर एक एक कॉर्नर उन्होंने कवर किया हुआ है कि मैं कहती हूँ कि कोई मुजरिम बच कैसे जाता है इनसे। कभी कोई नहीं पकड़ा जाता ना तो मुझे हैरत होती है कि यार ये बच कैसे गया, इतने कैमरे लगे, यानी कि नीयत नहीं थी। क्योंकि जब तक कोई पुलिस वाले उनसे राब्ता नहीं करते तो ऐसा नहीं होता कि सेफ सिटी वाले उठ उठ के सारे दिन की वीडियोस दे रहे हो ना। जब सेफ सिटी वालों से राब्ता होगा वो उस दिन की उनको फुटेज देंगे। अब सेफ सिटी को कह दिया गया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें जो बड़ा एक और कदम है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया है इस केस के ऊपर। ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट होगी। पहली बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सेफ सिटी वाले जब इनको ये सारा डाटा देंगे, आपको पता है सेफ सिटी के अंदर हर इदारे का एक बंदा बैठा होता है। हर इदारे का, आईएसआई का भी, आईबी का भी, आपका हर इदारे का एक बंदा बैठा होता है। अब इनका बंदा वहां पे बैठा, पुलिस का एक उस वक्त की फुटेज इनको मिलेगी। अब तो सबूत कहीं जा नहीं सकता, जाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, इनकी जो गाड़ी इनके पास खड़ी हुई है, इस गाड़ी को इस शातिर मुलजिम ने, देखे पहले ऐसे काम किया, बीवी बिठाई, फिर गालबन बच्चा भी बिठाया। उसके बाद ये जब सारे शहर में घूमता रहा, ये उन जगहों को अवॉइड करता रहा जहां जहां पे नाके थे, कहीं कहीं से गुजरेंगे लेकिन जहां जहां नाके थे अवॉइड करते रहे। फिर इसने ये काम किया, जैसे ही ये बॉडी को डिस्पोज करके आया तो उसके बाद इसने आते साथ अपनी गाड़ी कार वॉश में लेके गया। वहां पे जाके इसने अपनी गाड़ी अच्छे से धुलवाई, साफ कराई। गाड़ी जब इसने साफ करा ली उसके बाद अगले दिन ये खाना शाना खाने भी उसी गाड़ी में गए। ठीक है। उसके बाद जब अच्छा, पुलिस आई और इनको पकड़ा गया तो उसके बाद ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी भी थाने ले जाएगी। इस बंदे ने मान लिया कि मैं इसी गाड़ी में था। अब इस गाड़ी में से जब कोई सबूत इकट्ठा करना था तो अंदर से शैम्पू की और साबुन की खुशबुएं आ रही थी, यानी कि गाड़ी साफ हो गई थी। लेकिन अब पुलिस ये कहती है कि ये इसने काम तो किया, लेकिन खून की एक अपनी एक बू होती है खास, जो इतने जल्दी जाती नहीं है। और खासतौर पे जब गाड़ी मुकम्मल खुश्क ना हो, गाड़ी खुश्क थी लेकिन फिर भी कुछ नमूने जो है उनको मिल गए गाड़ी के मैट से, गाड़ी के सीट कवर से कुछ नमूने उनको मिल गए जो अच्छे से साफ नहीं हुए थे, कुछ दाग धब्बे। वो चीजें उन्होंने फॉरेंसिक के लिए भेज दी, नंबर वन। अब ये उनके खिलाफ, आप अगर सेफ सिटी की वीडियोस को ले ले तो एक सबूत होगा, दूसरा सबूत हो जाएगा जो ये तमाम खून के धब्बे या जो कुछ भी गाड़ी के अंदर से इन्हें मिला। तीसरी चीज उनको जो मिली है वो है वो बोतल जिससे इसने आग लगाई थी, तेल डाला था, उस पे ठीक। इसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए, जो कि एक बहुत बड़ी नेक्स्ट जो है स्टेप है, आप कह लीजिए, या एक बड़ा सबूत है। चौथा जो सबूत मिला है ना वो बड़ा जबरदस्त है, वो है इस शख्स के वो कपड़े जो पुलिस ने हासिल कर लिए हैं, जो कपड़े उसने उस दिन पहने हुए थे, और उन कपड़ों पर खून के धब्बे हैं रईस के, डिसीज्ड के। ठीक है। तो हाँ, और ये चीजें भी फौरन के लिए भेज दी गई हैं और इनको आज सबूत रख लिया गया है। अब उसमें ये सारे काम हो गए, फरहान का बचना हो गया नामुमकिन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फरहान जो खुद भी अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, उसको पता है वरना बाकी नहीं बचेंगे। आमना को भी कुछ दिन में छोड़ दिया जाएगा, पूरी तैयारी मुकम्मल है। मैं आपको बता दूं, अंडर द टेबल जो आप समझते हैं ना कि बात हो चुकी है। इसका भाई पहले ही छोड़ा जा चुका है, किसी और पे कोई मुद्दा नहीं डाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फरहान ही फरहान। फिर आखिर में फरहान को किस तरह बचाना है उसके ऊपर फिर जोर लगाया जाएगा। फिर यही कहा जाएगा कि ये सेल्फ डिफेंस में था। अब आज मेरी बातें लिख लीजिए, कल ये सारी चीजों की सेल्फ डिफेंस में फरहान ने, क्योंकि फरहान ने अपनी स्टेटमेंट बदल ली है, वो मान जाएगा हाँ मैंने कत्ल किया, मेरे ही कपड़े थे, हाँ मैंने आग लगाई, हाँ ये मेरी गाड़ी थी। लेकिन अब उसे जो स्टेटमेंट बदली है ना, वो स्टेटमेंट इसको बचाएगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट कहती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ये किया। पहले तो वो मेरी बीवी पे तंग करता था, फिर वो मेरे घर में घुस आया, वो मुझे मारना चाहता था, उसके हाथ में गन थी, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया। तो अब ये चीज है। तो अब देखिए कि केस किधर को जाता है, लेकिन ये जरूर है कि चीजें सब मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर फरहान को भी कुछ नहीं होता ना तो मुझे बड़ी हैरत होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कसूरवार तो इसकी बीवी भी है।
कसूरवार तो घर में मौजूद वो तमाम लोग भी हैं। इसकी बीवी जो है कहती है मैं उस दिन देवर के कमरे में सो रही थी, तो डेफिनेटली देवर तो कमरे में नहीं होगा। तो फिर उन 2 गवाहान की ये बात कि हम उस दिन आए थे, हमने टेरेस पे इन दोनों को भाइयों को खड़े देखा था, वो फिर बात दुरुस्त है। यानी कि वो दोनों घर में मौजूद थे, ससुर भी घर में मौजूद थे। इतना चीखों-पुकार हुई होगी, मारा-पीटा होगा, कोई आम तरीके से तो वो मरा नहीं, किसी को चीख की आवाज़ नहीं आई। फिर आप सोच सकते हैं कि शायद मैं हैरान हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि चीखों-पुकार हुई होगी, जो नेबर्स में होंगे, जो आने वाले इर्द-गिर्द के लोग होंगे, क्या उनको भी कोई पता नहीं चला होगा कि इस घर में कोई शोर-शराबा है, कुछ चल रहा है? मैं खुद इस बात पे बड़ा हैरान हूँ और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी का अलमिया है। देखें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे तो ज़ाहिर है लोग विटनेस बनने को भी तैयार नहीं होते। मेरे एक दोस्त रिसेंटली अभी वो जो है डेनमार्क विज़िट करके आया, तो उसने बताया कि हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी को एक वो ट्रक वाले ने हल्का-सा टच किया, तो हमने उसे जाके रोका और उससे कहा भाई तुम्हारी गाड़ी तुमने हमारी गाड़ी को टच कर दिया है। तो उस पे उसने कहा कि देखें मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब ज़ाहिर है वो इस बात से मुकर रहा था, तो पीछे एक लेडी जो गाड़ी पे मौजूद थी वो सब कुछ देख रही थी। उसने भी ब्रेक लगा ली थी। उसने कहा कि अगर आपको विटनेस चाहिए तो आई एम द विटनेस। मैं विटनेस बनने को तैयार हूँ और क्योंकि आपका नुकसान हुआ और इन्होंने किया है, इनको सच बोलना चाहिए। और उसके बाद वो फ़ौरन बंदा वो ट्रक वाला डर गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी गाड़ी का काम करवाता हूँ। देखें, ये होती है आपकी सोसाइटी का एक जो रोल होता है कि वो क्या कर सकती है। अब हमारे सामने इतनी बड़े-बड़े हादसात हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी स्किन बचाते रहते हैं। हम अपने आप को महफूज़ रखते हैं कि ये जो आग है मेरे तक ना पहुँचे, तो हम वो नहीं करते। तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, उस पे आप अपनी बात को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको फ़ियाज़ भाई बताऊँ, आप बात दुरुस्त कह रहे हैं। हम बड़े बेहिस हो गए हैं, नफ़्सा-नफ़सी का आलम है, हम अपने आप को बचाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि जो ज़ालिम है वो मज़लूम बन जाता है, मज़लूम ज़ालिम बन जाता है। जो गवाह बनता है, उस बेचारे का सत्यानाश हो जाता है। उसकी अगली-पिछली नस्लें याद करती हैं कि ये कभी गवाह बना था। मसला ये है, वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, और जो आपको एक एहसास कोई चीज़ अगर दिलाए कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर आप देखिए ना, मैं इतने वाक़यात जानती हूँ, आप तारिक मतीन साहब को जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं हमारे। उनके भाई जो हैं, उन्होंने कराची में देखा एक गाड़ी जो है उसके साथ मतलब कोई डाकू है, खातून को तंग कर रहा है, उसे डाका ज़नी हो रही है वहाँ पे। उन्होंने बचाने की कोशिश की, कुछ इसी तरह का सीन था, मुझे याद पड़ा है, कुछ शायद उन्होंने गाड़ी पीछे की या क्या किया, मुझे कुछ समझ याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली। उन्होंने और उन्होंने उन्होंने उस दिन डाकुओं को हिट किया था, क्योंकि वो एक हाँ, गाड़ी में स्नैचिंग कर रहे थे, वारदात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो तारिक साहब के भाई को फायर लगा मार दिया था। हाँ, तो आप देखिए ना, जिस बंदे ने ज़रा-सी भी हिम्मत की, अब जो मोटरवे रेप केस था, वहाँ पर भी जो जिस शख्स ने 15 को फ़ोन करके बताया, उसने कहा कि मैं गुज़र रहा था, मैंने ये देखा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, रुके क्यों नहीं, बचाया क्यों नहीं? अरे भाई, वो बेचारा रुकता, उसको कोई गोली मार देता, वो जान से जाता, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे कोई हिफ़ाज़त का वो है ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जो गवाहान होते हैं बाहर के ममालिक में, उनको बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, उनकी जान की हिफाज़त की जाती है और ये चीज़ें होती हैं तो वो करते हैं। यहाँ पे तो आबे-ताबा ही बिगड़ा है। हम किस-किस बात को रोएँगे? सही बात है, हमारा असल में जो निज़ाम है वो इतना बर्बाद हुआ पड़ा है। इसलिए तो ये ज़ुल्म और ज़्यादती का ये निज़ाम है और ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता इस तरह। देखिए जंगल का कानून किसको कहते हैं? इसी तरह कहते हैं कि कोई ज़ुल्म ज़्यादती होती है, लोगों को पता होता है कि इसमें मैं ही फँस जाऊँगा। बल्कि एक दफ़ा मैं वो एक बात सुन रहा था, बड़ी मुझे बात अच्छी लगी, उसने तो अज़राए मज़ाक ये बात कही लड़के ने, लेकिन मुझे बात ठीक लगी। उसने कहा कि दूसरे ममालिक में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई इश्यू होता है तो कहा जाता है जी पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो लोग कहते हैं यार पुलिस को ना बुलाओ गल बच जाएगी। तो हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ ये निज़ाम राइज है और इस निज़ाम की जो हमें हौसला शेखनी करनी होगी तो तभी ये वारदातें भी रुकेंगी। हो सकता है कि फरहान जो है अगर वो उसके घर पे आया भी था, रईस आता था या तंग करता था, अगर उसको इस सिस्टम पे ऊपर कोई यकीन होता तो हो सकता है वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेता। क्या क्या मालूम था? लेकिन उसने ज़रा ये ज़ुल्म किया, इसको तो किसी भी सूरत जल्लाद जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिराज भाई, वो जल्लाद बन गया असल में। वो ठीक है, चलो उसे सिस्टम पे यकीन नहीं था। वो कुछ मतलब देखिए, मैं बात तो वो करूँगी जिसको लोग कहेंगे कि यार ये भी आपने बात क्यों की? थोड़ा बहुत मार लेता ना, थोड़ा बहुत उसको सीधा कर लेता, ज़रा डरा लेता उसको। ऐसा भी कोई, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए
इतनी भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि घर के मर्द भी नजर आ जाए और उसके बाद भी वो कहे नहीं मैं तुम्हारी बीवी से बात करूंगा ही, इतनी अन्नी नहीं मचती, ठीक है ना। वो ये कहे ना मेरी बीवी बेचारी वो जो है उसको बड़ा वो जुल्म ये वो, अगर तुम जब सामने आ गए थे ना उसके बाद तो उसके किसी अगले पिछले की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई इसके घर के पास से भी खटक लेता, ऐसी भी बात नहीं है। माशाल्लाह आप देख रहे हो वो बंदा अच्छा खासा वेल बिल्ट आदमी है, वो इसको एक चपेट लगाता, वो बेचारा जो कमजोर सा आदमी था, वो जो लड़का जिसको मार दिया इसने रईस, उसकी तो कुछ जान ही नहीं थी इसके सामने। तो ये माशाल्लाह इसका दूसरा भाई भी इसी डेढ़ दौर का आदमी है, तो ये लोग तो इन्होंने तो छोड़ना नहीं था किसी को। इसने ज्यादती की है, इसने जुल्म की है, और सबसे आखिर में जो इसने आग लगाई है ना, मैं कहती हूँ बंदा जालिम भी हो ना तो इतना जालिम ना हो। तो बस सही बात है। तो जुल्म की सारी हदों को अबूर कर दिया गया कि एक किसी की माँ का वो बेटा था, किसी बहन का वो भाई था, किसी का वो लखते जिगर था। सोचें जब वो पैदा हुआ होगा तो उसके वालिदैन ने कितनी खुशियां मनाई होंगी, कितना वो हुआ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी तक जो इस पूरी बहस हमारी जो चल रही है, इसमें जो खातून है इसके रोल को मैं बड़ा स्पेसिफिकली देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर ये लड़की चाहती तो इस नहज तक चीजें कभी पहुंचती ही ना। जैसे वो राणा साहब हैं, वो कहते हैं कि शुरू में बिल्कुल इसने तंग किया, लेकिन इसमें मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है माजरत के साथ, कता कलामी। ये यहाँ पे वो औरत जो है ना वो बहुत गलत है, मैं उसको सही बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन वो हम्म, मजबूर हो गई। वो मजबूर इसलिए हो गई थी कि उसके सर पे उसका शौहर जो है ना वो डंडा लेके खड़ा था। ये शख्स बड़ी सख्त तबीयत का मालिक है। ये औरत जो है इसने तो गलत किया, इस पे उसकी एक और पकड़ है, लेकिन इस शख्स ने उसका फोन छीन लिया, उसको घर में महसूस कर दिया, उसको कहा हम्म, कि तुम होगी, तुम सामने आओगी, सामने भी यकीनन यही आई होगी। मैं नहीं समझती कि दरवाजा उसने खोला होगा वो लड़का सामने आ गया होगा, नहीं। दरवाजा, मेरी जो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उसने दरवाजा भी आमना से ही खुलवाया। दरवाजा हम्म। खोलने वाली आमना होगी, अंदर घर के दाखिल करने वाली भी आमना होगी। उसके बाद जो है उन्होंने इसको पकड़ लिया होगा, और उसके बाद जो उसके साथ किया होगा, वो अगर उसको जरा सी भी उसके पास कोई गुंजाइश होती ना, मैं समझती हूँ वो उसको फरार करा देती। और उसके पास कोई गुंजाइश उन्होंने ये भी नहीं छोड़ी होगी कि तुम अगर सही हो, इसने कहा होगा ना अपने शौहर को भाई मेरा कसूर नहीं है, गलत तो वो है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब ये औरत जो है ना ये यहाँ पे गलत है कि इसने अपने आप को पाक दामन साबित करने के लिए गालबन इसने उस लड़के को जो है ना फंसा भी दिया। तो यहाँ पर ये है कि इस खातून का एक अपना किरदार है, इसको भी हम्म। छोड़ना नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ इसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, सजा तो मिलनी चाहिए। जैसे उस दिन हमारी फोन पे बात हो रही थी, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी की किरदार कुशी ना हो, तो हम हाँ, उसी तरह बड़े दबे हुए अल्फाज में, बड़े मोहतात अंदाज में बात कर लें, ताकि कसूरवार है, मैं फिर से अपनी दुरुस्तगी कर लेती हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि हम अस्तगफार, हम लोग इंसान हैं। हो सकता है बाद में कोई ऐसी चीज निकल आए, जबकि ये सबूत इस वक्त नहीं बता रही है सब कुछ, लेकिन हो सकता है निकल आए। लेकिन अगर ये कसूरवार है सिर्फ इस हम्म, ही हद तक, बेशक कि इसका उससे कोई ताल्लुक था और ये बुलाने वालों में शामिल थी, तो मैं कहती हूँ फिर सजा इसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर हाँ, मैं आपसे बिल्कुल इस बात में मैं मुत्तफिक हूँ। देखें, रोल बिल्कुल इसका होगा, ये हो नहीं सकता। देखें, कैसे कोई एक शख्स जो है वो मुसलसल वन साइडेड आपसे बातचीत चला सकता है। वो 5-6 माह से अगर चल रही है, ये नहीं होता। एक इंसान एक बार आपको धमकी लगाता है, दूसरी बार आपको मैसेज पे ट्राई करता है, तीसरी बार करता है, जब आप उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो चौथी बार उकता जाता है। वो कहता है यार यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कोई घास भी नहीं मिल रहा। तो हम्म, इस लड़की से ये गलती तो हुई है, क्योंकि ये पुलिस कहती है, हम नहीं कहते। पुलिस बार बार कह रही है कि शुरू में उस लड़के ने तंग किया, लेकिन बाद में इनका राब्ता शुरू हो गया और बातचीत का आगाज हो गया। अब जाहिर है, मैं ये समझता हूं कि अगर रईस का ये कसूर था, कुछ भी था, तो भाई उसको सजा देना इनका इख्तियार नहीं था। वो रियासत पाकिस्तान बैठी है, हमारे रियासत पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सब कुछ था। अब हुआ पता क्या है, हमारे यहाँ लोग जो बात करते हैं कि जी लोग क्या सोचेंगे, इन्होंने बज़ाहिर यही लगता है मुझे, शुरू शुरू में यही सोचा होगा कि यार पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने बात की कि बदनामी तो फिर हो गई। अब आपकी वाइफ पूरी दुनिया में उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं। अब तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का किसी की फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो। तो जो बदनामी आज आपने कमा ली, अपने ऊपर फैमिली भी तबाह कर ली, बच्चों की जिंदगी भी रोल दी, उनका घर भी बर्बाद हो गया, सब कुछ। तो बेहतर नहीं था कि आप अपने गुस्से पे काबू पा लेते, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर लेते,
चले आपने उसको बुला लिया था, किसी भी तरीके से बुला लिया तो आप उसको बुला के पुलिस को आगाह कर लेते, पुलिस को बुला लेते, पुलिस को बुला के कहते जी ये बंदा हमें तंग करता है, ये देखिए जी हमें धमकियां लगा रहा है, और उसको चुप करके पुलिस के हवाले कर देते। ना आप आज जेलों में होते, ना आप आज मुल्जिम होते, बल्कि आज आप मुद्दई होते। यहाँ पे हम शरीफ बन जाते हैं फयाज भाई, हम यहाँ पे शरीफ बन जाते हैं कि शरीफों के घर की औरतों के मामले जो है पुलिस थानों में नहीं जाते, तो यहाँ पर हम शरीफ बन जाते हैं और हम किसी भी माँ के बेटे को यूं पकड़ के मार भी सकते हैं, उन्हें जला भी सकते हैं, लेकिन हमारी शराफत ये गवारा नहीं करती कि हम अपना मामला जो है पुलिस में लेकर जाएं, या और भी तरीके होते हैं संभालने के। ये जो इसने किया ना, इसने जुल्म की इंतहा की है, ये ज्यादती की है, ये इस शख्स का गुनाह अपनी जगह होगा। अब तो इसके घर वाले भी मानते हैं ना कि हाँ वो इस हद तक गुनाहगार था, तो ये गलत काम कर रहा था, तो उसका जो गुनाह था ना उसकी सजा कुछ और थी, जिसको सजा दी गई है तो फिर सजावार दोनों थे, ये ठीक की हाँ, बात ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, रईस का भाई भी यही बात करता है, वो कहता है कि अगर हमारा भाई कसूरवार था तो फिर आपकी बेटी भी कसूरवार थी। वो तो ज़ाहिर है वो इस टाइम वो सदमे की हालत में है, हमें उनको इतना मार्जिन ज़रूर देना चाहिए। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मिनल्ला साहब, तो जिस दिन शीरीन मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया, तो उस वक़्त उनकी बेटी ने जज़्बात में आके कोई नारेबाज़ी कर दी, तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था गालिबन, या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। तो उसपे अदालत ने कहा था कि देखिए आप इस बच्ची को इतना मार्जिन दें कि वो उस टाइम जज़्बाती थी। तो अभी उस फैमिली को, जो रईस की फैमिली है, वो इस वक़्त जज़्बाती हैं। आपने उनको हर किस्म का मार्जिन देना है क्योंकि बेटा उनका गया है, इनका नहीं गया, बेटा उनका गया। अब जो आमिना है वो रोती है, वो यही कहती कि मैं नहीं चाहती, अल्लाह ना करे कि कल को मेरा बेटा उसकी जगह पे इस तरह हो। तो आपको अपना बेटा प्यारा है तो वो भी तो फिर किसी का बेटा था। है। आपने तब क्यों नहीं सोचा? जब आपने उसको जला रहे थे तो आपके जो हाथ जो रुक क्यों नहीं गए? आप देखें, जब हम तो ये भी नहीं देख सकते कोई किसी को थप्पड़ मारे, तो आपने यार बंदा ही जला दिया और उसके बाद आप ऐसे गायब हुए कि वहाँ से जैसे पकड़े ही नहीं जाएँगे। लेकिन ये वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। कल्ब इंसान था, और इसके बारे में जो इसकी बीवी ने शुरू में कहा था कि ये जब घर आता था तो हम चुप हो जाते थे, हम डर जाते थे, तो वाक़ई ये कैसा सख्त इंसान होगा। आप ऐसे इंसान से फिर यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास इसके लिए अल्फ़ाज़ नहीं है। चलें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपने अपना कीमती वक़्त दिया इस वक़्त, और हमने हर वो एंगल जो है उसको कवर करने की कोशिश की है जिसमें मुख़्तलिफ़ एस्पेक्ट्स थे, मुख़्तलिफ़ जो चीज़ें थीं, और हमने कोशिश ये की है कि अपने आप को फैक्ट्स के ऊपर मबनी, जो अपने आप को पाबंद रखे हैं उसी के ऊपर रखा, और कोशिश ये होती है कि सिर्फ़ वही बात की जाए जो हक़ाइक़ हैं। इसके अलावा इधर-उधर की बातें जो दीगर यूट्यूबर्स, मैं तो खुदा न ख़ास्ता वो ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनको देखता हूँ तो अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे-ऐसे वाहियात किस्म के वो थंबनेल लगाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। ख़ासकर जो कुछ ख़वातीन भी हैं, वो भी, तो उनसे मैं इतना रिक्वेस्ट ज़रूर कहूँगा, ठीक है, आपने जो है ये लोगों तक अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उसमें ज़ाहिर है लोग सुनना चाह रहे होते हैं, तो सिर्फ़ अपने आप को इतना मत गिराइए कि कल को आपकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म होकर रह जाए। महरीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे और महरीन साहिबा को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद।